हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। ये स्टॉक मार्केट कोर्स की 8th क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। गाइस, स्टॉक मार्केट में आपको अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करने की एडवाइस हर कोई देगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और सालों से प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट करने पर आपको लॉस हो सकता है और मोस्टली बिगिनर्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं। बिगिनर्स किसी कंपनी में इन्वेस्टिंग से पहले सिर्फ उसके पिछले कुछ साल के रिटर्न्स को देख लेते हैं और वे उससे अट्रैक्ट होकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन गाइस, एक प्रॉफिटेबल या सालों से प्रॉफिट देने वाली कंपनी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जिससे आपको काफी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग से पहले उस कंपनी का वैल्यूएशन निकालना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गाइस, शेयर प्राइस इक्वल होता है अर्निंग पर शेयर इनटू पीई रेशो। अब किसी कंपनी का शेयर प्राइस उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर और पीई का प्रोडक्ट है। किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर उस कंपनी की प्रोफेबिलिटी को बताता है और वहीं पीई रेशो उस कंपनी की वैल्यूएशन को बताता है। अब अगर किसी कंपनी का ईपीएस या पीई रेशो बढ़ता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस क्या होता है, ये कितनी तरह के होते हैं, ईपीएस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके क्या यूजेस हैं। ईपीएस, जिसका फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। एक्चुअली ईपीएस एक नंबर है जो ये बताता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में कोई कंपनी अपने हर कॉमन शेयर पर कितना प्रॉफिट बना रही है। ईपीएस इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है जो कंपनीज की अर्निंग पावर को बताता है। जिस कंपनी की अर्निंग पावर जितनी ज्यादा, उस कंपनी के शेयर का प्राइस उतना ही ज्यादा बढ़ सकता है। ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी फिक्स टाइम पीरियड में ईपीएस का फॉर्मूला है ईपीएस इज इक्वल टू उस टाइम पीरियड की नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की नेट इनकम किसी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपीस है और कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपीस प्रीफर्ड डिविडेंड दिया है और इस इंटरवल में एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 10 करोड़ रुपीस हैं, तो इस कंपनी का ईपीएस होगा 100 करोड़ माइनस 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इक्वल टू 9.5। लेकिन हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, तो इस केस में उन कंपनीज की प्रीफर्ड डिविडेंड नहीं होता। यहाँ पर ईपीएस निकालने के लिए सिंपली कंपनी की नेट इनकम को एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंपनी को डिविडेंड नहीं देना होगा तो इस कंपनी का ईपीएस होगा 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इक्वल टू 10 रुपीज। ईपीएस के फॉर्मूले में हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक कंपनी के ईपीएस का अपने आउटस्टैंडिंग शेयर से इनवर्स रिलेशन है। अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ेंगे तो कंपनी का ईपीएस घटेगा और अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स घटेंगे तो कंपनी का ईपीएस बढ़ जाएगा। हाँ, अक्सर कंपनीज अपने शेयर्स को बाय बैक करती हैं, जिससे टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स घट जाते हैं और कंपनीज का ईपीएस बढ़ जाता है। एंड सेकंड, मोस्टली कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ईसोप और बड़े इन्वेस्टर्स को वारंट्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज देती हैं, और जब भी ईसोप्स और वारंट्स को कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से ईपीएस घट जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अक्सर नॉर्मल ईपीएस के साथ साथ डायल्यूटेड ईपीएस को भी कैलकुलेट किया जाता है। डायल्यूटेड ईपीएस में हम नॉर्मल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ साथ ऑल टाइप्स के कन्वर्टेबल शेयर्स को भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी की नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ है, कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपीस प्रीफर्ड डिविडेंड्स दिए हैं और इसी ईयर में कंपनी के एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 10 करोड़ हैं और साथ में कंपनी के टोटल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज 2 करोड़ है, तो ईपीएस होगा ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम 100 करोड़ माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड 5 करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 10 करोड़ माइनस 2 करोड़ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, यानी 7.92 रुपीज। और इस ईपीएस को हम डायल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। यूजेस ऑफ ईपीएस, जैसा कि हमने देखा, ईपीएस एक कंपनी की अर्निंग पावर को बताता है, इसलिए इन्वेस्टर्स हाई ईपीएस वाली कंपनीज को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, किसी कंपनी का 1 साल का ईपीएस किसी कंपनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि 1 साल में कोई भी कंपनी किसी भी वजह से ज्यादा प्रॉफिट बना सकती है और इस वजह से उसका ईपीएस ज्यादा हो सकता है। ईपीएस का सही यूज तब है जब हम कंपनी के पिछले 4-5 साल के ईपीएस को चेक करें, और अगर एक कंपनी लगातार ईपीएस बढ़ा रही है तभी हम कह सकते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। ईपीएस का यूज पीई रेशो निकालने में भी किया जाता है।
गाइज हम सभी ने ये सुना है अच्छा प्रॉफिट तभी होगा जब हम किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ किसी अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी एक फैक्ट है। बड़ा प्रॉफिट तब होगा जब हम किसी अच्छी कंपनी में राइट टाइम पर इन्वेस्ट करें, लेकिन मोस्टली न्यू इन्वेस्टर्स यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे देखते हैं एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका EPS ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, वो बस अर्निंग पर शेयर देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी PE को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी कंपनी का शेयर प्राइस उसके अर्निंग पर शेयर और PE पर डिपेंड करता है। PE रेशो को इग्नोर करने पर आपको अच्छी कंपनी में भी लॉस हो सकता है। अब क्योंकि PE रेशो एक वैल्यूएशन रेशो है, तो PE रेशो को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये जितना कम हो उतना अच्छा। लेकिन एक आइडियल PE रेशो कितना होना चाहिए? किसी कंपनी का PE रेशो कोई परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता, ये उस कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा पर डिपेंड करता है, यानी आपको उसके हिस्टोरिकल डेटा से उसके PE रेशो को कंपेयर करना होगा, और साथ ही साथ उस सेक्टर की अदर कंपनीज के PE रेशो से भी आपको उसको कंपेयर करना होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, PE रेशो एक वैल्यूएशन रेशो है, जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। वैसे तो PE रेशो के लिए कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 10 से 50 के बीच के PE को अच्छा मान सकते हैं, लेकिन उस कंपनी के PE को उस कंपनी के सेक्टर PE रेशो से भी कंपेयर कर देख लेना चाहिए। मान लो एक केमिकल कंपनी है, उसका PE रेशो 50 के पास चल रहा है, लेकिन दूसरी केमिकल कंपनीज का PE रेशो 25 से 30 के पास चल रहा है, तो ऐसे में हम कंपनी को ओवर वैल्यूड मान सकते हैं। हमारा उस कंपनी को अवॉइड करना ही अच्छा है। लेकिन कोई कंपनी 50 के PE पर भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एडवांस वैल्यूएशन निकालना आना चाहिए। लेकिन जब तक हम खुद से एडवांस वैल्यूएशन ना सीख लें, तब तक ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना ही बेस्ट रहेगा। गाइज, PE रेशो की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। PE रेशो का यूज हम हर एक सेक्टर की कंपनीज के वैल्यूएशन के लिए नहीं कर सकते। जैसे लॉस मेकिंग कंपनीज कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जिनकी अर्निंग्स इरेगुलर हैं, उनमें भी यूज नहीं करते। जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जिनमें ऑटोमोबाइल कंपनीज, एयरलाइंस, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट जैसी कंपनीज आती हैं। और मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा, जब तक आप न्यू इन्वेस्टर हैं तब तक इन सेक्टर से आप दूर ही रहें, एटलीस्ट तब तक जब तक तुम्हें एडवांस वैल्यूएशन निकालना ना आ जाए। नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशो है PB रेशो। इसको समझने से पहले हमें बुक वैल्यू को समझना होगा। गाइज, हम बुक वैल्यू क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जानेंगे बुक वैल्यू का यूज कैसे करते हैं। बुक वैल्यू क्या होता है? किसी भी कंपनी के एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखना चाहिए। बुक वैल्यू कंपनी के एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इन्वेस्टर्स मानते हैं कि अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है, तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने कभी भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी की सभी चीजों को दो भागों में बांटा गया होता है, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स में वे सभी चीजें आती हैं जिन्हें कंपनी ओन करती है, और अगर कभी जरूरत पड़े तो उन्हें कैश में भी बदल सकती है। और लायबिलिटी में वे सभी चीजें आती हैं जो कंपनी ने उधार ले रखी होती हैं, जिसे इन फ्यूचर लौटाना होता है। और जब हम कंपनी के टोटल असेट्स में से कंपनी के टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो उससे नेट असेट्स मिलती हैं, यानी शुद्ध संपत्ति, जिस पर पूरा हक कंपनी का होता है। यही नेट असेट्स ही बुक वैल्यू है। इसे और कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी। बुक वैल्यू को और आसान भाषा में जानने के लिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जिसका नाम रोहन है, उसके पास एक घर है जिसकी कुल कीमत 25 लाख रुपए है, एक कार है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, उसके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है जो करीब 13 लाख रुपए होता है, उसके पास कुछ गैजेट्स भी हैं जिनकी कीमत 5 लाख रुपए होती है। हम जानते हैं कि इन सभी चीजों को सेल कर कैश में बदला जा सकता है, तो इसलिए ये सभी चीजें उसकी असेट्स कहलाएंगी। यानी रोहन के पास टोटल असेट्स 55 लाख रुपए हैं, और वहीं रोहन ने 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है, और साथ ही 2 लाख रुपए का कार लोन, और उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है जिस पर करीब 1 लाख रुपए का लोन है। इस तरह रोहन की टोटल लायबिलिटीज होती हैं 13 लाख रुपए, क्योंकि ये सभी लोन इन फ्यूचर उसे चुका नहीं है। अब अगर हम रोहन की नेटवर्थ या बुक वैल्यू निकालें, तो वो होती है टोटल असेट्स 55 लाख रुपीज माइनस टोटल लायबिलिटीज 13 लाख रुपीज इज इक्वल टू 42 लाख रुपीज। इस तरह हम कह सकते हैं कि रोहन की नेटवर्थ या बुक वैल्यू 42 लाख रुपीज है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी कंपनी के टोटल असेट से उसके टोटल लायबिलिटीज देकर जो कुछ भी हमारे पास बचेगा वो होगी बुक वैल्यू या नेटवर्थ। बुक वैल्यू को निकालने की हमें कोई खास जरूरत नहीं होती, कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में इसे शो करती ही हैं।
अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जब हम किसी वेबसाइट पर किसी कंपनी को एनालाइज करते हुए उसकी बुक वैल्यू को देखते हैं तो वो 20, 50 या 100 या उससे भी कम दिखता है, तो क्या वाकई उस कंपनी की कीमत इतनी कम है? तो हम आपको बता दें, वो पर शेयर बुक वैल्यू होती है, यानी कंपनी की बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर जो आता है उसे BVPS यानी बुक वैल्यू पर शेयर कहते हैं। जब हम किसी वेबसाइट पर जाकर बुक वैल्यू को देखते हैं तो यही वो नंबर है जो हमें दिखाई देता है। अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके बुक वैल्यू से कम होती है तो उसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी बुक वैल्यू से नीचे चला जाता है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है और वो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी दे सकती है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर को देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कंपनी के ज्यादा से ज्यादा रेशोज और नंबर्स को देखकर ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी हर रेशो और हर पैरामीटर पर सही लगे तभी उसमें इन्वेस्ट करें। अब वापस आते हैं PB रेशो पर। यह भी एक वैल्यूएशन रेशो ही है, ये भी जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। PB रेशो जिसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। PB रेशो को सीमेंट कंपनीज, पावर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में यूज किया जाता है, यानी ऐसे बिजनेसेस जहां पर कंपनी के पास हार्ड एसेट्स होते हैं, और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर्स में भी PB रेशो का यूज किया जाता है। जनरली PB रेशो को 1 से कम अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी कंपनी का PE रेशो देखते टाइम उसका हिस्टोरिकल PE डेटा भी जरूर से चेक करना चाहिए, जो आपको Screener.in की वेबसाइट पर इजिली मिल जाएगा। यहाँ नोट करने वाली बात है, PB रेशो का यूज IT सेक्टर की कंपनीज में नहीं किया जाता। अब जानते हैं अर्निंग यील्ड क्या होता है। अर्निंग यील्ड ये बताता है कि आप किसी कंपनी में आज इन्वेस्ट करोगे, वो कंपनी आपको कितने % के रिटर्न्स इन फ्यूचर कमाकर दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला है अर्निंग यील्ड इक्वल EPS डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस इनटू 100। मान लो A लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज है, EPS 15 रुपीज है, तो अर्निंग यील्ड होगा 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 15%। यानी इस केस में हम A लिमिटेड कंपनी से 15% तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं। अर्निंग यील्ड जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर। अगर किसी एक कंपनी का अर्निंग यील्ड अपने ही सेक्टर की किसी दूसरी कंपनी के अर्निंग यील्ड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है तो आप उस कंपनी को अंडर वैल्यूड मान सकते हो। तो आप ये समझ सकते हो, अगर कंपनी के बाकी नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस कंपनी की शेयर प्राइस इन फ्यूचर अर्निंग यील्ड जितनी तो बढ़ ही सकती है। गाइस, ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग करते हुए सिर्फ एक नंबर या रेशो को देखकर उस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। जब कंपनी हर रेशो और हर पैरामीटर पर सही लगे तभी उसमें इन्वेस्ट करें। गाइस, ये लेसन कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड नहीं रहा, इसलिए आप इस लेसन को एक बार फिर से देखें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको अभी तक स्क्रीनर की वेबसाइट यूज करनी नहीं आई है तो आप हमें वो भी कमेंट कर पूछ सकते हैं कि इन रेशोज और नंबर्स को स्क्रीनर पर कैसे चेक किया जाता है। आई होप गाइज आपको ये इन्वेस्टिंग कोर्स पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे साथ के साथ पूछते रहिए, ताकि आपके क्वेश्चंस को हम अगली वीडियोस में आंसर कर सकें या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर कर सकें।